Hello, welcomes to all of you on my YouTube channel Biology Foundation। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि कोरोना रिलेटेड पैंडमिक सिचुएशंस में जिन लोगों ने अपने लिए टारगेट फिक्स कर रखे हैं उन टारगेट्स को अचीव करने में ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी आप अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि जो भी कोई इम्प्रूवमेंट है वो किया जा सके। और कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो भी आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे उसके बारे में बताएं। जो आज की क्लास है वो क्लास 9 से टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। आज उसका सेकंड पार्ट सेल वॉल और न्यूक्लियस के फॉर्म में आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो इसमें जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर की, वो टॉपिक है द लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कि मटेरियल्स किस तरीके से मूव करते हैं। मटेरियल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहली बात है कि मूवमेंट जो होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होगा। व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मीन डिफरेंस। कंसंट्रेशन में डिफरेंस आना चाहिए, एक तरफ कंसंट्रेशन अप रहनी चाहिए और एक तरफ डाउन रहनी चाहिए। ऐसी जब सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे तभी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट वहाँ पर प्रोसीड हो पाएगा। तो जो मूवमेंट होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, नंबर 1 डिफ्यूजन और नंबर 2 ऑस्मोसिस के बेस पे। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। Diffusion is a process that takes place in cells in which the transportation of gaseous molecules like CO2 and oxygen takes place. This process known as diffusion. जो बेसिक इसके अंदर पॉइंट है वो है गैशियस मॉलिक्यूल। आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो मेजर तरीके से किसके ऊपर लागू होगी, वो होगी गैशियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर गैसेस हैं वो 2 ही हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने वाला है वो एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के बेस पर। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन सेल्स। Some cellular waste substance like CO2 accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cells. क्या होता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, ब्रीथिंग हमने की, ब्रीथिंग में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या किया, एक्सचेंज किया। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन यूज़ की तो हमारी बॉडी के अंदर CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो गया और हमारी बॉडी के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन थी वो टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट होती जा रही है, मतलब स्टोर होकर बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ने का जो प्रोसेस है वो किसके कंपेयर में है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपेयर में। और जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही लो है और वो कितनी है? 0.03% है। और इतनी कम परसेंटेज होने के कारण ही जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी से निकलकर कहाँ पर जाएंगे? एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट सेटअप हो चुका। एक तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज है और एक तरफ कंसंट्रेशन डिक्रीज है। As there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell. यही रीज़न है कि जो CO2 है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से निकल कर किधर आ जाती है? एनवायरनमेंट में। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होगी? डिफ्यूजन होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। और इसी तरीके से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। क्यों, कैसे करेगी? ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एनवायरनमेंट में वो 21% है। और अगर हम बात करें बॉडी की तो बॉडी के अंदर परसेंटेज कम है, तो ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लेकर एंटर करेगी बॉडी की तरफ। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक जो चैम्बर है उसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन शो हुई है और दूसरा जो चैम्बर है उसमें मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज कम है, उसकी जो क्वालिटी है उसकी कंसंट्रेशन वो कम है। तो मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से निकल कर किधर आएंगे? लो कंसंट्रेशन में। और ये है प्रोसेस जो है वो जानी जाती है डिफ्यूजन के नाम से। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर। डेफिनेशन दोनों की सेम है पर 2 डिफरेंस यहाँ पर आएंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। नंबर 1, पहले बात ये थी कि डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस का हो रहा था और ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का होगा। सेकंड, डिफ्यूजन में कहीं पर भी हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम इंक्लूड नहीं किया, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम इंक्लूड होगा। तो देन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सच प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस।
अब बात आती है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। मैंने पिछले भी आपको बार बार बताया है कि membranes is of the three types. Number one, permeable, in which solute and solvent moves freely. Second, semi-permeable membrane, in which particles of the solution moves freely. And third, impermeable membrane, in which do not allow the movement of the solute and the solvent. तो यहाँ पर जो हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं उसके अंदर सॉल्यूशन के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो इजीली, या सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो इजीली मूव कर सकते हैं इन कंपेयर टू सॉल्यूट। तो ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ये जो होगी ये प्रोसेस, ये किसकी वजह से होगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ होगी। वही सेम टाइप डिफ्यूजन होगा, बट ये डिफ्यूजन स्पेशल काइंड का होगा जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाएगा। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें चैम्बर्स को डिफरेंट करके बताया है। यहाँ पर हमने एक बीकर लिए हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स लिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। तो बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें लगाई है। तो वाटर मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से निकल कर किधर जाएंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ। और ये जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। विच लोकेटेड इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर होता है। द न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसको डिस्कवर करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1831 में। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग। इस न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एक नंबर में कि जो न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो किया हुआ है। ये इसके दो लेयर्स आपको दिख रही हैं, दो आउटर और इनर के रूप में। इसके बीच में एक जो स्पेस दिख रहा है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में दिखाया गया है। ये जगह जगह पे आपको इसके पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पोर्स के थ्रू सब्सटेंसेस सेल से निकलकर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से निकलकर सेल में आ जा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में राइबोसोम शो किए हुए हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन फैक्ट्री की तरह बिहेव करना। और न्यूक्लियोलस शो की गई है जो न्यूक्लियस के वर्क्स को कंट्रोल करेगी। क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फाइबर्स हैं, वो शो किए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको पिक्चर जो न्यूक्लियस का था वो एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस इज द आउटर एंड डबल लेयर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह पे क्या होंगे? पोर्स होंगे विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। जो क्या करेंगे? मटेरियल्स के ट्रांसफर को अलाउ करेंगे कि मटेरियल आउटसाइड से इनसाइड भी आए और इनसाइड से आउटसाइड भी आए। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो रॉड शेप के दिखाई देते हैं। और ये रॉड शेप के कब दिखाई देते हैं? तब दिखाई देते हैं जब सेल क्या होने जा रही है? डिवाइड होने जा रही है। Chromosomes contain information for inheritance of the features from parent to next generation in the form of DNA. पैराग्राफ को समझेंगे। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स में इन्फॉर्मेशन होती हैं। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती हैं? इनहेरिटेंस की। व्हाट इज द इनहेरिटेंस? दिस इज द मैकेनिज्म इन विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर प्रोजेनी। ऐसी प्रक्रिया जिसमें माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है इनहेरिटेंस। तो इसमें इनहेरिटेंस की जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो क्रोमोसोम्स के अंदर होंगी और इसी के कारण पेरेंट्स से जो करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और वो किसके रूप में जाएंगे? डीएनए के रूप में। व्हाट इज द डीएनए? इट इज द एग्जांपल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके अंदर या जो भी बोर्ड का एग्जाम है या फिर अपने जितने भी आप एनटीएससी वगैरह के एग्जाम देंगे उनमें कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किन से मिलकर होता है। तो वो क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है वो दो चीज़ों से मिलकर होता है। नंबर 1 डीएनए एंड सेकंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स। अब सबसे बात आती है कि सेल कैसे बनाएगा। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन्स के द्वारा होता है और कहीं ना कहीं पे जो ये डीएनए है, ये डीएनए क्या करता है? ये आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए जो है वो आगे जाके प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है और ये प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स बनाने में अपनी हेल्प करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो डीएनए है वही आगे जाकर सेल्स को फॉर्म करेगा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। नेक्स्ट, 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि जो ये डीएनए है, ये इसका फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए का वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज द जीन, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब हमने बात की कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो रॉड शेप के दिखाई देते हैं, और कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड हो रही है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो ये डीएनए जो है या ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन के फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट इज द क्रोमेटिन? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मैंने आपको डीएनए का पिक्चोरियल डायग्राम दिखाया है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल मास। ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, एंटेंगल का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो विजिबल होता है जुड़े हुए मास के फॉर्म में और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। वेन एवर द सेल्स इज अबाउट डिवाइड, जब जब सेल्स डिवाइड होंगी, द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। तो जब जब सेल डिवाइड होने लगेगी यही क्रोमेटिन आगे जाकर क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फंक्शंस की बात करते हैं। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो भी कोई सेल अपने नंबर को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम या 6 टाइम इंक्रीज करेगी तो उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इट डिवाइड इटसेल्फ टू फॉर्म न्यू सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब एक सेल से नई सेल बनती है तब भी न्यूक्लियस एक के साथ में 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से डिवाइड होता जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में इट कैरीज क्रोमोसोम्स। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए पाया जाता है, एज वेल एज जीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए, जीन्स होती हैं विद ऑल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज प्रोटीन, और ये सब मिलकर जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। एक्चुअल में सेल वॉल जो है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इसी कारण से वो नॉन लिविंग है। प्रोटेक्शन करने के काम में आती है, इसलिए थिक है। फ्रीली परमिएबल है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट भी एंटर होगा और सोल्यूट्स भी एंटर होंगे। कवरिंग मेडअप ऑफ द सेलुलोज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये बनेगी सेलुलोज की और फंगी के अंदर ये बनेगी काइटिन की। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सेल वॉल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को भी डिस्कवर उसी ने किया था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। तो ये जो कार्य था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में फुलफिल किया था। फंक्शन ऑफ सेल वॉल्स की बात करें तो इट डिटरमाइन द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। एक प्लांट सेल इतनी रिजिड क्यों होती है, रिजिड का मतलब कठोर, इतनी कठोर क्यों होती है, क्या कारण है कि एक प्लांट जो सेल है वो इतनी कठोर होती है, तो वो कारण है सेल वॉल की प्रेजेंस। इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल इसके शेप और साइज को कंट्रोल करती है और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेकेंड फंक्शन है इज प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड है इट प्रिवेंट डेजिकेशन और ड्राइनेस इन सेल। डेजिकेशन का वही मतलब है सूखना, यानी इसका पर्यायवाची ड्राइनेस होता है। अगर कोई सेल को हमें सूखने से बचाना है तो उसके ऊपर सेल वॉल का कवरिंग होनी ही चाहिए, यानी सेल वॉल उस सेल को डेजिकेट होने से बचाती है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर मॉलिक्यूल्स के आने और जाने को जो कंट्रोल करने का काम करती है वो सेल वॉल ही होती है। तो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। सेल वॉल ये प्राइमरी वॉल है, फिर ये उसकी सेकेंडरी वॉल है, फिर ये उसकी टर्शरी वॉल है और बीच बीच में कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई, PACTATE, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई मिडिल लेमेला पाई जाती है। तो याद रखिएगा मिडिल लेमेला किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, PACTATE। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा सब्सटेंस मिलकर मिडिल लेमेला बनाता है, तो मिडिल लेमेला बनाने का काम करेगा कैल्शियम पैक्टेट। नेक्स्ट जो उसका वर्ड है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड। हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड भरा हुआ होता है, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और उसी तरल, उसी द्रव, उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। दिस रीजन कंटेन ऑल द ऑर्गेनलीज, और इसी रीजन के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये सेल है, कोई भी एक एनिमल सेल है, उसके अंदर ये जो आपको डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर या एक फ्लूइड दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड एक्चुअल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनल, और इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, सेल ऑर्गेनल के नाम से। जैसे कि उदाहरण के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, वेक्यूल्स, ये सभी किसके रूप हैं, ये सभी हैं सेल ऑर्गेनेलीज के रूप।
नेक्स्ट उसके बाद में हम स्टार्ट करें प्रोटोप्लाज्म। द रीजन ज्वाइनिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ में जोड़ दे, वही क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म कंटेन ऑल द ऑर्गेनल ऑफ अ सेल, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें, सेल ऑर्गेनल क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि सेल ऑर्गेनल क्या करते हैं, न्यू न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है। और उसके अलावा जैसे ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो लिपिड सिंथेसिस करती है। तो नए नए प्रोडक्ट्स को सिंथेसिस करने का काम कौन करते हैं, सेल ऑर्गेनलीज करते हैं। क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब जैसे लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग्स हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कई बार हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो खुद ही रप्चर हो जाके और खुद की सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो उनको सुसाइडल बैग्स का। पर बाकी जो ये लाइसोसोम है वो कहीं ना कहीं पर हमारी लिविंग सेल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है और वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद में स्टोरिंग एनर्जी फॉर सेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ATP फॉर्म करता है, इसीलिए वो एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का भी काम सेल ऑर्गेनल करते हैं। द सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हमने दो प्रकार की पढ़ी, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। तो इन मेम्ब्रेन्स के सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्ण इनका जो चीज़ है, यूटिलिटी यानी इनकी उपयोगिता क्या है। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, वायरसेस जो हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं वैसे वायरसेस होते हैं, तो वायरसेस की क्या खासियत है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। एंड हैंस डू नॉट वाट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, इसीलिए वो लाइफ के करेक्टर को शो भी नहीं करते। एंड एंटर लिविंग बॉडी एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और उनको अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए लिविंग बॉडी में एंटर होना पड़ता है और यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और उसकी सेल मशीनरी को यूज करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो यानी कम, जिसके अंदर कम मात्रा के अंदर जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है वो कहलाता है हाइपोटोनिक। तो पढ़ के देखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जिसके अंदर सॉल्यूट तो क्या हो, कम, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या हो, ज़्यादा। जैसे कि हमने क्या किया, पानी के अंदर चीनी का घोल बनाया, शुगर सिरप बनाया, तो शुगर अगर हमने कम डाली और पानी हमने ज़्यादा डाला तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ यू पुट अ प्लांट और एनिमल सेल, अगर हम उस चीनी के घोल में उस शुगर सिरप के अंदर या उस शुगर सिरप के अंदर एक प्लांट और एक एनिमल सेल रख दें तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक पूरा हमने बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर शुगर सिरप भरा हुआ है, शुगर सिरप में शुगर तो कम है और वाटर ज़्यादा है, तो हम जैसे ही किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल को इसमें रखेंगे तो जो वाटर था वो वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल, यानी बीकर से निकल कर सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि बीकर में पानी का अमाउंट ज़्यादा है, सेल में कम है, तो वाटर अपने हायर जो कंसंट्रेशन है उससे निकल कर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और इस तरीके से वो जो पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल सेल थी वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि अगर किसी स्वेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो रिजल्ट क्या होगा, तो फ्यूचर और रिजल्ट उसका यही होगा कि वो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन है दैट हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, जिसके अंदर सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा, और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है कम, यानी कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वर्क करता है। इफ पुट प्लांट और एनिमल सेल, अगर हमने इसमें सेल और प्लांट को रखा या प्लांट और एनिमल सेल को रखा तो क्या होगा, जो सेल हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। तो ये क्यों होगा ऐसा, ये इसलिए होगा क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल था वो अपनी हाई कंसंट्रेशन निकलकर लो कंसंट्रेशन यानी सेल से निकलकर बीकर में जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो सेल हैं वो क्या होती जाएंगी, श्रिंक होती जाएंगी, और ये कंडीशन कभी कभी प्लांट्स में प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जानी जाती है। यानी अगर हम प्लांट सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो उसके जो अंदर के मटेरियल्स हैं वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि श्रिंक हो जाते हैं। थर्ड जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम, यानी कंसंट्रेशन दोनों तरफ कैसे रहेगी, सेम रहेगी। तो एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन रेफर्स टू द टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी दोनों तरफ की प्रेशर कैसा रखना है, सेम रखना है, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और किस दोनों तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। दिस स्टेट अलाउ फॉर द फ्री